हेलो स्टूडेंट्स, अपना 11वीं क्लास के जो वीडियो चल रहे हैं उसमें अपन पिछले वीडियो तक जो है रासायनिक संयोग के नियमों को समझा चुके थे। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें अपन सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं आज बर्जीलियस की परिकल्पना। बर्जीलियस की परिकल्पना। देखिए, बर्जीलियस ने आवोगाद्रो के नियम को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आवोगाद्रो ने क्या बताया था? आवोगाद्रो ने बताया कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में, विभिन्न गैसों के मतलब जब विभिन्न गैसें समान ताप व दाब की अवस्था में एक निश्चित सरल अनुपात में संयोग करती हैं और अगर उनके संयोग से बनने वाला पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी अपने अभिकारक अणुओं के आयतन के साथ एक सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। गैलुसैक का नियम कहता है कि गैसें परस्पर अपने आयतन के सरल अनुपात में संयोग करती हैं और अगर गैसों के संयोग से बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो उसका आयतन भी अभिकारकों के आयतन के साथ एक सरल अनुपात को प्रदर्शित करेगा, जबकि ताप और दाब समान। ये अपन कल जो है गैलुसैक के नियम के अंतर्गत पढ़ चुके। आज अपन जो है इसमें पढ़ने जा रहे हैं बर्जीलियस की परिकल्पना। तो बर्जीलियस ने गैलुसैक के नियम को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि गैसें सरल अनुपात में ही संयोग क्यों करती हैं। तो उसने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की कि समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह बर्जीलियस ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। लेकिन बर्जीलियस की जो परिकल्पना थी, यह परिकल्पना जो है त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है। अब ये परिकल्पना त्रुटिपूर्ण क्यों है? इसका कारण है कि हम इस परिकल्पना की सहायता से किसी पदार्थ के किसी गैस के एक अणु के निर्माण को नहीं समझा सकते। बर्जीलियस ने बताया कि समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर तापमान समान है और दाब समान है, अगर तापमान समान है और दाब समान है तो कितने भी तरह की गैसें हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, HCl हो, कितने भी तरह की गैसें हैं, लेकिन उनके अंदर परमाणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। ये बात आपको बताई थी बर्जीलियस के द्वारा। अब इसको अगर अपन परिकल्पना को किसी गैस के एक अणु के निर्माण के साथ संबंधित करने का प्रयास करें, अगर हम इस परिकल्पना को किसी गैस के एक अणु के निर्माण के साथ संबंधित करने का प्रयास करें तो यह परिकल्पना जो है आपकी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है और पदार्थ के एक अणु के निर्माण को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। ये किसी पदार्थ के एक अणु के निर्माण को नहीं समझा सकती है। देखो कैसे? देखिए, इसमें एक प्रायोगिक तथ्य है कि एक आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन मिलकर के दो आयतन HCl बनाते हैं। इसमें
एक आयतन हाइड्रोजन एवं दो आयतन क्लोरीन परस्पर संयोग करके एक आयतन हाइड्रोजन व एक आयतन क्लोरीन परस्पर संयोग करके दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। ये एक बेटा प्रायोगिक तथ्य है, मतलब ये जो हमने आपको बात बताई है, ये बात कहां से आई है? प्रयोग के द्वारा निर्धारित हुई कि अगर हम हाइड्रोजन का एक आयतन और क्लोरीन का एक आयतन लेकर के क्रिया करवाएंगे तो हमको दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। अब इस बात के ऊपर हम बर्जीलियस की परिकल्पना को लागू करके देखें। देखिए हमारा नियम, ये हमारा तथ्य क्या कहता है? एक आयतन हाइड्रोजन प्लस एक आयतन आपका क्लोरीन और बराबर दो आयतन एस। ये एक प्रायोगिक तथ्य है कि हाइड्रोजन का एक आयतन और क्लोरीन का एक आयतन आपस में संयोग करेंगे तो इस संयोग के बाद हमको दो आयतन HCl के प्राप्त होंगे। अब हम इसमें मान के चल रहे हैं, माना इकाई आयतन में परमाणु की संख्या स्मॉल है। एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन जब ये आपस में संयोग करते हैं तो इनके संयोग के पश्चात दो आयतन HCl बनता है। ये एक प्रयोग द्वारा निर्धारित तथ्य है। अब हमने इसमें ये मान लिया कि इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या है n, चाहे वो आयतन हाइड्रोजन का हो चाहे वो आयतन क्लोरीन का हो, इकाई आयतन में परमाणु की संख्या n है। ये हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं? बर्जीलियस के आधार पर बात कर रहे हैं। बर्जीलियस क्या कह रहा है कि ताप समान और दाब समान, तो विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। चाहे कितने भी तरह की गैसें हैं, डिफरेंट गैसें हैं, लेकिन उनमें परमाणुओं की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमाणुओं की संख्या जो होगी वो पूर्ण रूप से क्या होगी? समान होगी। अब हमने मान लिया कि इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या है n, तो यहां पर हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? n परमाणु। हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या क्या हो गई? n परमाणु। आपके क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या क्या हुई? n परमाणु। और दो आयतन HCl, इसमें परमाणुओं को हम क्या बोलेंगे यहां पर? 2n। जब आयतन डबल हो जाएगा तो आयतन डबल होने पर हम उसको, जब आयतन डबल होगा तो परमाणुओं की संख्या भी डबल होगी। इकाई आयतन में n परमाणु है तो इसमें एक आयतन में n परमाणु है तो दो आयतन में 2n परमाणु हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे यहां पर यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु। अब ये क्या चक्कर है भाई? देखिए जिस समय बर्जीलियस ने परिकल्पना दी थी उस समय तक अणु और परमाणु का अंतर स्पष्ट नहीं था। जिस समय बर्जीलियस के द्वारा परिकल्पना दी गई उस समय अणु और परमाणु के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं था। अगर अकेला तत्व है तो डायरेक्ट परमाणु बोलते थे, और दो तत्वों का संयोग हो जाता था तो उसको यौगिक परमाणु बोलते थे। दो तत्व संयोग करेंगे तो यौगिक परमाणु,
और अगर एक ही प्रकार का परमाणु है तो सिंपल परमाणु कहा जाता है। मतलब अणु और परमाणु के बीच में कोई स्पष्ट भेद नहीं था, उनको अणु और परमाणु के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, जिसके कारण से परिकल्पना में त्रुटि उत्पन्न हुई। तो इकाई आयतन में परमाणु की संख्या n, फिर यहां इकाई आयतन में परमाणु की संख्या n, अब आयतन डबल तो परमाणु की संख्या 2 है। लेकिन हम इसको परमाणु ना कह करके कहेंगे यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बना है। पहले अणु शब्द का प्रयोग जो है नहीं होता था, उसके स्थान पर जो है यौगिक परमाणु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बेटा हम इस पूरे संबंध को अगर हम n का भाग लगा दें, पूरे में n का भाग लगाएं, देखिए n से भाग देने पर, n से हमने भाग दिया। अब देखिए n से भाग देंगे तो क्या होगा? n परमाणु में n का भाग दिया तो ये आएगा आपका एक परमाणु। n परमाणु में हम n का भाग देंगे तो एक परमाणु, n परमाणु में n का भाग देंगे तो आएगा एक परमाणु, और फिर 2n यौगिक परमाणु में जब हम n का भाग देंगे तो आएगा दो यौगिक परमाणु। भाग देने पर आएगा 2 यौगिक परमाणु। अब हम ये चाहते हैं कि हमें पदार्थ का एक ही अणु प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि हमें पदार्थ का एक ही अणु प्राप्त हो। तो एक अणु को प्राप्त करने के लिए हम यहां पर समीकरण को जो है 2 से भाग देते हैं। हम चाहते हैं कि एक यौगिक परमाणु बनना चाहिए, एक पदार्थ का एक अणु बनना चाहिए, यानी एक यौगिक परमाणु बनना चाहिए। तो एक यौगिक परमाणु प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दिया जाए तो देखिए 2 से भाग देने पर क्या होगा? 2 से भाग देने पर एक परमाणु को जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका आधा परमाणु, ये हो जाएगा आधा परमाणु, और ये हो जाएगा बेटा एक यौगिक परमाणु। तो बेटा हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक यौगिक परमाणु अर्थात एक अणु HCl को बनाने के लिए, एक यौगिक परमाणु अर्थात एक अणु HCl को बनाने के लिए हमें आधा परमाणु क्लोरीन, आधा परमाणु क्लोरीन और आधा परमाणु हाइड्रोजन का प्रयोग में लाना पड़ रहा है। लेकिन आपने डाल्टन का सिद्धांत सुना हुआ है। डाल्टन क्या कहता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। डाल्टन का सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं, आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अपन ने परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आपने एक बात पढ़ रखी है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो जब परमाणु अविभाज्य कण है तो क्या ये आधा परमाणु अस्तित्व में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। परमाणु अविभाज्य कण है तो यहां भी आधा परमाणु आपका अस्तित्व में नहीं है। अर्थात परमाणु की संख्या जो है कम से कम परमाणु इकाई रूप में होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन आधे परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस तरह से हम पदार्थ के एक अणु के निर्माण को बर्जीलियस की परिकल्पना के माध्यम से समझाने में असमर्थ है। इसके कारण से बर्जीलियस की परिकल्पना एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना। देखिए बर्जीलियस क्या कहता है कि समान ताप व दाब की अवस्था में, समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी ताप समान, दाब समान और आयतन भी समान। ताप दाब के साथ साथ आयतन भी समान। अगर सब कुछ समान है तो चाहे गैस कोई भी हो, गैस चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या समान।
परंतु ये जो परिकल्पना अपन पढ़ रहे हैं, ये परिकल्पना एक दोषपूर्ण परिकल्पना है। दोषपूर्ण कैसे है? इस परिकल्पना की सहायता से हम किसी पदार्थ के एक अणु के निर्माण को समझाने में असमर्थ हैं। देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं कैसे परिकल्पना दोषपूर्ण। इसमें एक आयतन आपका हाइड्रोजन, एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन, जब ये आपस में संयोग करते हैं तो इनके संयोग से दो आयतन HCl बनता है। एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन के संयोग से दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इसमें इसको हम समीकरण के माध्यम से व्यक्त करें, एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन, दो आयतन HCl। अब हमने माना बर्जीलियस की परिकल्पना के अनुसार कि इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या है n। बर्जीलियस की परिकल्पना के अनुसार इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या है n। तो एक आयतन n परमाणु, एक आयतन n परमाणु, आयतन डबल हो जाएगा तो परमाणुओं की संख्या भी डबल हो जाएगी, 2n यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बर्जीलियस के समय तक अणु और परमाणु के मध्य में स्पष्ट भेद नहीं था, तो अणुओं को यौगिक परमाणु भी कहा जाता, जिसको हम आज अणु कहते हैं, यौगिक कहते हैं, उस समय उसको यौगिक परमाणु के नाम से जाना जाता। अब हम इसमें चाहते हैं कि हमें एक यौगिक परमाणु अर्थात एक अणु मिले, तो एक यौगिक परमाणु को प्राप्त करने के लिए हमने सबसे पहले n का भाग लगाया। n का भाग लगाने पर n और n कैंसिल, एक परमाणु, n और n कैंसिल, एक परमाणु, 2n में n का भाग लगेगा, दो यौगिक परमाणु। हमें चाहिए एक यौगिक परमाणु, तो इसके कारण से अब हम इसमें भाग दे रहे हैं 2 से। 2 से भाग देंगे 1/2 परमाणु, 2 से भाग देंगे 1/2 परमाणु, 2 से भाग देंगे एक यौगिक परमाणु। अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि एक पदार्थ के एक अणु को प्राप्त करने के लिए, पदार्थ के एक अणु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है? हमें परमाणु को आधा करना पड़ रहा है, जो कि डाल्टन की परिकल्पना के एकदम विपरीत है, जो डाल्टन की परिकल्पना से बिल्कुल हटकर है, त्रुटिपूर्ण है। तो इसके कारण से जो है इसमें ये जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी बर्जीलियस की जो परिकल्पना है एक दोषपूर्ण परिकल्पना के रूप में। अब बेटा, जब बर्जीलियस की परिकल्पना यहाँ पर फेल हो गई तो इसके बाद में आता है आपका आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो की परिकल्पना जो थी वो जो है यहां इस समस्या का निराकरण करती। तो हमारा अगला टॉपिक है इसमें आवोगाद्रो की परिकल्पना। देखिए, आवोगाद्रो ये आपका इटली का वैज्ञानिक था, और ये क्या कहता है कि समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या के स्थान पर बताया अणु की संख्या। बर्जीलियस ने क्या कहा? परमाणुओं की संख्या समान होती है, जबकि आवोगाद्रो क्या कहता है कि परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, बल्कि अणुओं की संख्या समान। देखिए, सबसे पहले क्या किया आपने, आपका जो आवोगाद्रो था, आवोगाद्रो ने इस समस्या का कारण समझने का प्रयास किया कि कारण क्या है, क्यों समस्या आई इस तरह की। तो उसने जब कारण समझने का प्रयास किया तो उसके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ पर जो त्रुटि हो रही है वो अणु और परमाणु के कारण से त्रुटि हो रही है। तो उसने सबसे पहले अणु और परमाणु के अंतर को स्पष्ट किया। अभी अपन इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आवोगाद्रो ने सबसे पहले अणु और परमाणुओं के मध्य का अंतर स्पष्ट किया, और इस अंतर को स्पष्ट करने के बाद उसने अपनी नई परिकल्पना बनाई। और उसने परिकल्पना भी क्या बनाई कि जो उसने केवल यह मान के चले कि जो बर्जीलियस की परिकल्पना थी, उस बर्जीलियस की परिकल्पना में संशोधन किया। संशोधन क्या किया? जहां बर्जीलियस जो है परमाणु शब्द का प्रयोग कर रहा है, जिस स्थान पर बर्जीलियस ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया, उस स्थान पर आवोगाद्रो जो है अणु शब्द का प्रयोग करता है। जहां बर्जीलियस ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था, वहां आवोगाद्रो अणु शब्द का प्रयोग करता है, और इसके आधार पर जो है उसने अपनी नई परिकल्पना बनाई। क्या परिकल्पना बनाई? कि समान ताप व दाब की अवस्था में
समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान। विभिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये जो है आवोगाद्रो की परिकल्पना थी। अब देखिए, अभी अपन ने ये देखा कि एक आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन परस्पर संयोग करके दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। इस बात के ऊपर बर्जीलियस की परिकल्पना फेल हो गई। बर्जीलियस जो है इस बात को नहीं समझा पाया। बर्जीलियस की परिकल्पना एक अणु के निर्माण को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से फेल थी। लेकिन हम आवोगाद्रो की परिकल्पना के माध्यम से हम यहाँ पर एक अणु के निर्माण को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ परमाणु शब्द के स्थान पर क्या हो गया? अणु। इसका मतलब ये हुआ कि ताप समान, दाब समान, आयतन समान। अगर ताप, दाब और आयतन तीनों एक समान है तो कितनी भी गैसें आ जाएं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड आ जाए, चाहे क्लोरीन आ जाए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाए, चाहे कोई सी गैस आ जाए, अणुओं की संख्या जो होगी वो समान। ताप समान, दाब समान, आयतन समान। अगर तीनों समान हैं तो सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये बात कही थी आपको आवोगाद्रो। अब हम आवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसमें माना इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है। इससे पहले हमने बर्जीलियस में बताया परमाणुओं की संख्या n है। अब हम बता रहे हैं अणुओं की संख्या। अब यहां एक आयतन में n अणु, एक आयतन में n अणु और दो आयतन में 2n अणु। इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है, आयतन डबल हो जाएगा, अणुओं की संख्या डबल हो जाएगी। अब हम इसमें वही एक अणु के निर्माण को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो एक अणु के निर्माण को प्राप्त करने के लिए, एक अणु के निर्माण को स्पष्ट करने के लिए हम इसमें समीकरण में भाग दे रहे हैं। भाग कितने का दे रहे हैं? यह हम देंगे समीकरण में n का भाग देंगे। अब आप समीकरण में n का भाग दें। देखिए, n का भाग देंगे तो आएगा यहां पर एक अणु, n का भाग देंगे तो आएगा एक अणु, और ये आएंगे यहां पर दो अणु। अब हमें चाहिए एक अणु, तो एक अणु को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप? इसमें अब समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका आधा अणु, ये हो जाएगा आधा अणु, और ये हो जाएगा 1। 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर आधा अणु और 1। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि एक अणु के निर्माण के लिए हमें जो है हमें यहां पर हाइड्रोजन का आधा अणु लेना, आपके क्लोरीन का आधा अणु लेना, तब जो है हमको HCl का एक अणु प्राप्त होगा। अब देखिए, हाइड्रोजन का एक अणु होता है H2, क्लोरीन का एक अणु होता है Cl2, इसका होता है HCl। तो आधा अणु हाइड्रोजन मतलब एक परमाणु, आधा अणु हाइड्रोजन मतलब एक परमाणु,
आधा अणु क्लोरीन मतलब एक परमाणु, और ये हो गया आपका एक HCl का। तो जो समस्या आपको बर्जीलियस की परिकल्पना में आ रही थी, क्या समस्या आ रही थी कि पदार्थ का एक अणु बनाने के लिए हमें परमाणु को आधा करना पड़ रहा था, वो यहां पर सॉल्व हो गई। हमें बर्जीलियस की परिकल्पना के अनुसार पदार्थ का एक अणु बनाने के लिए परमाणु को आधा करना पड़ रहा था, जो कि संभव नहीं था। लेकिन यहां पर हम अणु को आधा कर रहे हैं, हम यहां पर अणु को आधा कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के आधे अणु का मतलब, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो आधे अणु में परमाणु की संख्या हो गई 1। क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो आधे क्लोरीन अणु का मतलब 1 क्लोरीन परमाणु। और आप यहां पर भी देख लीजिए कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला HCl, उसमें 1 परमाणु हाइड्रोजन का होता है, 1 परमाणु क्लोरीन का होता है। तो इस प्रकार से आपकी आवोगाद्रो की परिकल्पना जो है किसी पदार्थ के एक अणु के निर्माण को पूर्ण रूप से समझाने में समर्थ है। बर्जीलियस की परिकल्पना में और आवोगाद्रो की परिकल्पना में केवल शब्दों का हेरफेर है। आपकी बर्जीलियस की परिकल्पना कहती है कि समान ताप व दाब की अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, जबकि आवोगाद्रो कहता है कि परमाणु की संख्या समान ना होकर के अणुओं की संख्या समान होती है। फिर यहां पर अपन इसको एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन आपस में संयोग करके 2 आयतन HCl बनाते हैं। अब हमने समीकरण के माध्यम से इसको दिखाया, एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन क्रिया करेंगे, 2 आयतन HCl बनेंगे। अब आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार हमने मान लिया इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है n, तो इकाई आयतन में n अणु, इकाई आयतन में n अणु, और यहां 2 इकाई आयतन का मतलब 2n अणु। अब हम समीकरण में n का भाग लगाएंगे, n का भाग लगाएंगे तो एक अणु और 2 अणु। अब इस समीकरण को हम फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर क्या होगा, आधा अणु और 1 अणु। हमने 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पदार्थ के एक अणु को प्राप्त करें। अब एक आधे अणु हाइड्रोजन का अर्थ क्या हुआ, आधा अणु हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो आधे अणु में कितने हो जाएंगे, 1 परमाणु। इसी तरह क्लोरीन के अणु में 2 परमाणु होते हैं, आधे क्लोरीन का मतलब 1 परमाणु, और HCl के एक अणु में 1 हाइड्रोजन परमाणु, 1 क्लोरीन परमाणु। तो इस तरह से हम यहाँ HCl के अणु के निर्माण को समझा सकते हैं।